गुड आफ्टरनून। टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, स्पाइस प्लस नेम रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेशन डेन पेन। यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब स्पाइस प्लस के थ्रू एक और क्या होगा वो समझते हैं। देखो, पेन तो आप समझते हो, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स सबके लिए कंपलसरी होता है। अब एक और नंबर होता है 10। इसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, वी कॉल इट 10। अब ये क्या होता है? इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, सेल पे नहीं लगता। तो एक बिजनेसमैन 1 करोड़ की सेल करता है और कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा खर्चे P&L में दिखा दूं ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, कम से कम। तो वो अननेसेसरी खर्चे अपने P&L में डालता है। मैंने एडवर्टीजमेंट करवा लिया 25 लाख रुपए का। अब सरकार ये सोचती है कि 25 लाख रुपए का जो एडवर्टीजमेंट करवा रहा है ये बंदा, तो जिससे करवा रहा है वो इनकम तो दिखाए, ये अपने खर्चे दिखाए जा रहे हैं। ये खर्चे किसी को दिए ही है ना, वो अपनी इनकम क्यों नहीं दिखाते? तो या तो ये खर्चे फर्जी हैं, या ये जिनको पैसे दे रहे हैं वो लोग बेईमान है जो इनकम नहीं दिखाते। तो इस टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सरकार लेकर आई एक कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये मैं आपको TDS नहीं पढ़ा रहा हूं अभी डिटेल्ड, मुझे तो केवल 10 सिखाना है। आप ऐसा मत सोचना इतनी जल्दी TDS 10 सब खत्म कर दिया, मेरा काम भी नहीं है अभी पढ़ाने का। एक चैप्टर जरूर होगा, चैप्टर नंबर 13 आई थिंक, वहां हम पढ़ेंगे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, वहां 10 भी पढ़ेंगे। उस दिन TDS डिटेल में सिखाऊंगा, और ये यहां काम आए या ना आए, टैक्स में तो काम आएगा। टैक्स का ही मैटर है, इनकम टैक्स का। तो TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसमें होता क्या है, सरकार कहती है इसको कि तूने 25 लाख रुपए का खर्चा किया ना, तो इसको पूरे पैसे मत दे, इसका 10% टैक्स काट ले और हमें दे दो। उससे क्या होगा? बोले तो उसको 22.5 लाख ही दे, 2.5 लाख हमें जमा करवा दे टैक्स के नाम पर। उससे क्या होगा, सरकार के पास टैक्स भी चला गया, और सरकार को यह भी पता चल गया कि इस पर्सन ने 25 लाख रुपए के एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी हैं। अब ये छुपा नहीं सकता सरकार से। 2 फायदे हुए, एक तो ये इनकम नहीं छुपा पाएगा, और दूसरा उस पर एक छोटा मोटा टैक्स सरकार को आज ही मिल गया। इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो फिर मैं कहता हूं कि ऐसे हर व्यक्ति टैक्स काटने लग जाए। आप पानी बतासे खाने गए, 10 रुपए हुए, आपने उसको 9 रुपए पेटीएम किए, बोले 1 रुपए सरकार को जमा करा देंगे। बोलता है 9 रुपए क्यों दिए, बोले 1 रुपए गए सरकार के पास, टैक्स चुरा रहा है, तो वो पानी फेंक के मार देगा मुंह पे। तो क्वेश्चन है क्यों नहीं कर सकता मैं ये काम? आपको नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, किसको बोल रहे हैं? वो इनकम टैक्स में TDS के प्रोविजन लिखे हुए हैं कि किनको टैक्स काटना है, किसका टैक्स काटना है और कितना काटना है, हर चीज का प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसका कटेगा क्या? अबे पूरा लिख। टैक्स की बात चल रही, तू कहां पहुंच गया? अब डाउट यह है, सॉरी, सॉल्यूशन ये है कि टीडीएस हर किसी को नहीं करना होता, कुछ लोग प्रिस्क्राइब्ड है, उनमें यस एक व्यक्ति प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। कौन?
कंपनी। हाँ, टैक्स भी सबका कटता ही है, ठीक है भाई। मत करो रे ऐसे कांड, पढ़ लो। अभी बहुत कम टाइम है मेरे पास, आज 3:30 पर मुझे आपको छोड़ना है, एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव की बैच में जाना है, इसलिए अभी, वरना मैं इसको डिटेल में लेके चलता। अभी मैं पढ़ाने के मूड में हूं थोड़ा सा, कभी करेंगे ऐसी बात आराम से। तो क्या है कि हर किसी को नहीं करना, तो टीडीएस कौन करे, किसको पेमेंट करने पर करे, कितना करे, इस चीज के इनकम टैक्स में प्रोविजन है, और उसमें एक नाम प्रिस्क्राइब्ड है, कौन? कंपनीज की। कंपनीज ये पैसा दें लोगों को तो टैक्स काट कर ही दें। अब टीडीएस जिसको करना है उसका नाम एक्ट में लिख दिया, कौन से खर्चे पर टैक्स कितना काटना है वो भी लिख दिया। लेकिन ऐसे तो लोग, आपको नहीं लगता, फ्रॉड करने लग जाएंगे, लोगों के पैसे काट लिए और अपनी जेब में रख लिए, सरकार को जमा भी नहीं करवा रहे। तो इस चीज के लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, एक नंबर लेना पड़ता है, और उस नंबर को क्या बोलते हैं? 10। तो टीडीएस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, और टीडीएस करने के लिए आपको टैक्स दूसरे का काटना होता है, और वो करने के पहले आपको एक नंबर लेना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दिस नंबर? 10। कौन देगा? सोच के बताओगे, नंबर भी कौन देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन भी वही देते हैं, 10 भी वही देते हैं। तो सोचो, कंपनी को 10 कार्ड के लिए बाद में अप्लाई नहीं करना, कंपनी बनकर आएगी उस दिन आपको 10 भी उसी समय मिलेगा। अदरवाइज पहले की बात बताऊं, पहले कंपनी बनेगी, फिर पैन कार्ड आता था, फिर पैन कार्ड 15 दिन बाद आएगा, उसके बाद 10 के लिए अप्लाई होता था। पैन कार्ड के बिना 10 के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। फिर 8-10 दिन हो गए, 10 आएगा। अभी कुछ नहीं, जिस दिन कंपनी बनेगी उस दिन पैन भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा। ठीक? हाँ ठीक है, बस तू बचा के रखना अपने आप को, ठीक है? हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति का कटे, ठीक? समझदार हो ना, हमारे साथ रह रहे हो तो, है ना? नहीं भाई, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं, तो ऐसा मौका नहीं आया। अरे कम ऑन यार, गर्लफ्रेंड होती तो एक बार में सीएस बनता क्या? दिस इज बेस्ट प्रूफ कि हम निहायती सिंगल ही थे, इसीलिए पढ़ पाए। ठीक है, निहायती हम इतने सिंगल थे कि हम ट्रेन में टिकट भी करवाते थे तो साइड वाली सिंगल वाली सीट मिलती थी। ठीक है, इतने सिंगल रहे हम, श्राप था हमें भगवान का। ठीक है, चलिए, तो हम लिस्ट आउट कर रहे हैं अभी कि आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर क्या क्या चीजें मिलेंगी एक साथ। पैन हो गया, 10 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहे हैं देखो। नेम रिजर्वेशन, इनकॉर्पोरेशन, डिन हो गए थे कल। पैन मैंडेटरी, देन मैंडेटरी एक और चीज क्या? 10। अब पीएफ और ईएसआईसी, अब ये भी समझ लो। मैं इग्नोर कर रहा हूं अब चैट्स को। पीएफ स्टैंड फॉर प्रोविडेंट फंड, इन ईएसआईसी स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस। पीएफ क्या होता है? ये सब सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजन है, लेबर लॉ के प्रोविजन है। अभी तो आप नाम पढ़ लो बस। इसी सब्जेक्ट में पार्ट बी में, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में, इन दोनों का पूरा डिटेल में एक्ट पढ़ेंगे, प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड ईएसआईसी एक्ट। लेबर लॉ है ना आपको 40 मार्क्स में, बहुत सारे एक्ट पढ़ने लेबर लॉ के नाम पर। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी का मैटर है। जब तक आप काम कर रहे हो, कमाते हो, अगर कमा कर उड़ाने लग गए तो रिटायरमेंट के टाइम पर क्या बचेगा?
तो लेबर लॉ क्या कहता है? एम्प्लॉइज जब तक जॉब करें इनकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट कर लो और कुछ पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करे और फिर ये क्या करे, इनके अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जमा कराएं। जब ये लोग रिटायर होंगे तब इन्हें एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो आज की सेविंग फ्यूचर आपका सेव कर देगी। इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। द अमाउंट विच इज फॉर फ्यूचर, इट इज प्रोविडेंट फंड। कंपनी बीच में कहां से आ गई? तो प्रोविडेंट फंड ऐसे हवा में थोड़ी चलता है। प्रोविडेंट फंड के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा कराएगा और कुछ पैसा एम्प्लॉय जमा करवाएगा। 12% पैसा एम्प्लॉय जमा कराते हैं, 12% पैसा उसके बिहाफ पर एम्प्लॉयर जमा कराते हैं। हर महीने आपकी सैलरी का 24% पैसा जमा होता है। अब डाउट है क्या हर जगह ये पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है क्या? गेट लगा दो ना, कौन है? हाँ भाई अश्मित, दीवाने तो तुम्हारे हैं यार, हमारे क्या है? हाँ, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा 12%, एम्प्लॉय भी जमा कराएगा 12%। क्या सारे लोगों पर प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। वहां पढ़ेंगे कि जहां पर एक लिमिट से ज्यादा एम्प्लॉय है उन पर एप्लीकेबल होता है। तो मुझे बताओ, क्या ये एम्प्लॉयर कंपनी नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो पहले रजिस्ट्रेशन किसका होता है? अगर आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो पहले आपको पीएफ का नंबर लेना पड़ेगा, फिर आपके एम्प्लॉय का पीएफ काटना। तो कंपनी को जिस दिन बनेगी उसी दिन कंपलसरीली क्या अलॉट हो जाएगा? पीएफ का नंबर। ठीक, पीएफ का रजिस्ट्रेशन कंपनी बनने वाले दिन ही मिलेगा कंपलसरीली। कितने पर एप्लीकेबल होता है? लाइक यार लेबर लॉ में ना अलग अलग प्रोविजन है। लाइक बेसिकली आप मान लो, एक बेसिक प्रोविजन बता देता हूं, जब आपके यहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाए तो एक्ट लगने लग जाते हैं। लेकिन कंपनी को तो अच्छा, फिर अब उस एम्प्लॉयर को पीएफ का नंबर कब लेना चाहिए? टेक्निकली जिस दिन उसके 20 से ज्यादा लोग हो जाए अब पीएफ लगेगा। लेकिन कंपनी को तो बनने वाले दिन ही पीएफ नंबर लेना है, मिलेगा ऑटोमेटिकली। अब आपको एक डाउट आना चाहिए जो आपको आया नहीं, सर कंपनी के अगर एम्प्लॉय 5 ही हुए तो एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं हुआ और आपने पीएफ का नंबर पकड़ा दिया। हाँ, तो ये कह रहे पीएफ का नंबर तो पहले दिन मिलेगा, लेकिन कंप्लायंस करना तब चालू करना जिस दिन आपके उस लिमिट से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाए। लेकिन नंबर तो आज ही देंगे कंपल्सरीली। ठीक, पर सर पीएफ तो लिखा ही नहीं है, ये तो ईपीएफओ लिखा है। ईपीएफओ स्टैंड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो वो पीएफ ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो आपको नंबर देते हैं, आपका पीएफ इकट्ठा करते हैं, फिर आपको बाद में पेंशन देते हैं, उनको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और रजिस्ट्रेशन को कहते हैं ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन। कंपनी को मैंडेटरी लेना है ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन। दूसरा रजिस्ट्रेशन कौन सा मिलेगा? ईएसआईसी, फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये भी सोशल सिक्योरिटी। छोटे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी एक लिमिट से कम है, लाइक 25,000 रुपए से कम जिनकी सैलरी है, छोटे एम्प्लॉइज। आप सोचो कभी ये बीमार पड़ जाए, इनके घर वाले बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएंगे? नहीं। इसी सोशल सिक्योरिटी को चलाता है ईएसआईसी, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हर स्टेट में कॉर्पोरेशन बना देते हैं। हर महीने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपनी सैलरी का बहुत छोटा छोटा सा हिस्सा जमा करवाएंगे कंट्रीब्यूशन के नाम पर, जिससे वो पूरा कॉर्पोरेशन चले। और उससे क्या होगा, ये या इसकी फैमिली मेंबर इस एम्प्लॉय की जो ईएसआईसी में कवर्ड है, अगर कभी बीमार हो जाए, ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, फ्री में इलाज होगा, फ्री में मेडिसिन मिलेंगी। और ये कौन सी हाइपोथेटिकल बात है? नथिंग इज हाइपोथेटिकल। हर बड़ी जगह पर ईएसआईसी के हॉस्पिटल है। इंदौर में हर अच्छी जगह पर ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं। वहां के जुरिस्डिक्शन के एम्प्लॉय अगर कभी बीमार पड़ जाए, ईएसआईसी वाले, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ, फ्री में इलाज होता है। ये है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हुआ या हेल्थ इंश्योरेंस हुआ? ये हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ईएसआईसी।
पहले दिन से एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑब्वियस है 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन कंपनी को नंबर पहले दिन ही लेना है। कंप्लायंस करना कब चालू करना, ईएसआईसी का पैसा काटना जमा करवाना तब चालू करना जिस दिन आपके यहां एम्प्लॉय उस लिमिट से ज्यादा होता है, लेकिन नंबर पहले दिन मिलेगा। तो 2 नंबर और हो गए, पीएफ और ईएसआईसी। नेक्स्ट मैंडेटरी मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये प्रोफेशनल टैक्स जीएसटी के बाद 3 ही राज्यों में बचा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। प्रोफेशनल टैक्स क्या था, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो जीएसटी में खत्म हो जाना था पर खत्म हुआ नहीं, और इतनी बुरी मतलब इतना बुरा लॉ है ये, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हर साल कुछ लोगों से इनको 2,500 रुपए साल के लेने, बस 2,500 रुपए साल के चक्कर में इन्होंने गंदगी फैला रखी है। नाम से क्या लगता है प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल से लेते होंगे? नहीं, जिस भी व्यक्ति का टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है उनसे प्रोफेशनल टैक्स लेना कंपलसरी है। प्रोफेशनल का कोई कनेक्शन नहीं प्रोफेशनल टैक्स से नहीं है। इतनी चीजें चलती हैं इस देश में बेवकूफ जैसी। एक एम्प्लॉय भी अगर है जिसकी सैलरी एक लिमिट से ज्यादा है, उसका भी हर महीने 208 रुपए महीने कटते हैं, तो साल भर में कितने हो जाते हैं? 2,500 रुपए। तो कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स अभी भी बचा है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में अगर आप हो, कंपनी बना रहे हो, तो पहले दिन कंपलसरीली क्या मिल जाएगा? प्रोफेशनल टैक्स का नंबर। नेक्स्ट, ये बात तो शायद मैंने आपको कल बता दी थी, बैंक अकाउंट भी आपको पहले दिन ओपन होके मिलेगा। याद है आपको ऐसा? बैंक अकाउंट भी पहले दिन मिलेगा। क्या बात कर रहे हो यार सर? हाँ भैया, मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको? कंपनी बनाने के वक्त आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। अब तो समझ में आ रहा होगा सिंगल विंडो फॉर्म वर्ड का मतलब, और अब तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने कल कहा था जिन कामों के लिए पहले 3-4 महीने लग जाते थे अब 8 दिन में हो सकते हैं। तो ये नाम क्या है? बैंक अकाउंट का नंबर भी मिल जाना है आपको। पर क्या बात कर रहे हो यार, बैंक अकाउंट खुल जाएगा? हाँ सर, बैंक अकाउंट तो मैं मेरी इच्छा से खुलवाता हूं ना, कौन सी बैंक में खुलवाना है। हाँ, तो ये आपसे जब कंपनी बनाने जाओगे ना, तब फॉर्म के लास्ट में पूछ लेंगे कि बैंक सेलेक्ट कर लो, कौन सी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उस बैंक में आपका अकाउंट खुल जाएगा। पर ये मजाक बना दिया है हम लोगों ने प्रोफेशनल्स ने, हमने। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हम भी ऐसा ही करते हैं। क्लाइंट होता है। अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें ना, इन्होंने केवल 8-10 बैंकों के नाम दे रखे हैं बस। अब मुझे 11वीं बैंक में खुलवाना है तो उसमें नहीं है नाम, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक का। मेरा क्लाइंट कह रहा है एक्सिस में ही खुलवाना है अकाउंट, तो सर ये तो एक जबरन में अकाउंट खुल के आ जाएगा। देखो क्या होता है, एक बात समझो आप, बैंक क्या आपके कहने से अकाउंट खोल देगी, या बैंक को कुछ अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? अच्छा, बैंक सरकार का हिस्सा है क्या? नहीं, ये सारे जो रजिस्ट्रेशन थे तो सरकारी है, तो तुम दे दो उनको डॉक्यूमेंट, वो मान लेंगे। बैंक थोड़ी तुम्हारी है। बैंक को तो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म चाहिए, सारे डायरेक्टर के साइन चाहिए, सबकी केवाईसी चाहिए, तुम कैसे अकाउंट खुलवा दोगे? तो क्या होता है, बैंक में जो अकाउंट खुलता है ना, इनकॉर्पोरेशन के टाइम वो टेम्परेरी अकाउंट होता है। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया आईसीआईसीआई बैंक, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आपको आईसीआईसीआई बैंक में एक टेम्परेरी अकाउंट खुला हुआ मिल जाएगा आपकी कंपनी के नाम का। टेम्परेरी क्यों कह रहे हो? आपको आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे जो उनको बैंक अकाउंट के लिए चाहिए, तब जाकर वो इस टेम्परेरी अकाउंट को क्या करेंगे। यस, मतलब प्रोसीजर तो अभी बाकी है बैंक अकाउंट की। और अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना तो बताओ क्या करोगे? आईसीआईसीआई बैंक में जाना ही मत। वो टेम्परेरी अकाउंट 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तुमको जहां खुलवाना है खुलवा लो। मतलब इसको हमने मजाक बना दिया है सिंपली। ठीक, आगे एक और नंबर मिलेगा। अरे यार सर, अब कौन सा नंबर? देखो, जीएसटी का नंबर। सर क्या बात कर रहे हो, जीएसटी नंबर? कंपनी बनते ही, हाँ, क्या होता है जीएसटी?
किसको लगता है? जो या तो गुड्स बेच रहा हो या सर्विस बेच रहा हो। कंपनी भी या तो गुड्स बेचेगी या सर्विस बेचेगी, जीएसटी लगेगा। मेरा एक डाउट है, जीएसटी पहले दिन से लग जाता है क्या? जीएसटी की एक लिमिट है, लाइक 40 लाख का टर्नओवर हो जाए उसके बाद से जीएसटी लगना कंपलसरी होता है। अभी कंपनी तो आज बनी है, हाँ दूसरा अकाउंट खुलवाओ ना, किसी और बैंक में खुलवाओ, जिसमें आपको खुलवाना है खुलवाओ, इसको कंटिन्यू करना है करो। सर मैंने तो आज बनाई है कंपनी, अभी मेरा टर्नओवर कहां हो गया 40 लाख। बोले तुम तो ले लो जीएसटी नंबर। बोले फिर जीएसटी नंबर लेने में एक प्रॉब्लम है। अगर किसी व्यक्ति ने जीएसटी नंबर ले लिया और टर्नओवर भले 4 रुपए का भी नहीं हो, पर जिस भी दिन पहली सेल करेगा ना उस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। सपोज करो ये पोहे की ठेला खोल के कोई बैठ जाए, पोहे बेचना भी जीएसटी में आता है, गुड्स है वो, गुड्स भी और बनाना सर्विस भी है, लगना उस पर जीएसटी। अपना स्वीट में जाके पोहे खाओगे तो जीएसटी लगेगा उस पोहे पर ठेले पे खरीदे नहीं लग रहा। ये क्या रीजन है? ये पोहे का जीएसटी है या उस दुकान का जीएसटी है? ये मैटर उस दुकान का है, क्योंकि अपना स्वीट वाले ने जीएसटी नंबर ले रखा है। अब ये कल से ठेला खोल के जो बैठा है ये जीएसटी नंबर ले ले ठेला खोलते ही, तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि 5 रुपए के भी पोहे बेचेगा ना पहले दिन, उसमें भी जीएसटी शामिल कर, जीएसटी लगा। या तो 40 लाख का जीएसटी लो मत, और अगर ले लिया तो जीएसटी लगाना कंपलसरी होता है। अभी कंपनी कह पागल हो क्या, हमारा टर्नओवर ही नहीं है 40 लाख, हमको नहीं लगाना जीएसटी। बोले नहीं नंबर तो लेना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है गलत हो जाता? उनको नहीं लगाना जीएसटी, इसलिए जीएसटी नंबर को रखा हुआ है। देखो ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा है, इफ सो अप्लाइड फॉर, मतलब आप तो लिख लो जीएसटी नंबर लेना क्या है? ऑप्शनल। जीएसटी लेना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप टिक करो यस और नो, यस करोगे तो ही मिलेगा, नो करोगे जीएसटी नंबर नहीं देंगे। अब तक पहली बार कुछ ऑप्शनल आया ना? हाँ जिस दिन 40 लाख हो जाए उसके बाद लेना ना। आप जब जीएसटी पढ़ोगे सेकंड ग्रुप में टैक्स के टाइम पर, तब यही पढ़ाएंगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। तो उसमें यही पढ़ाते हैं कि जिस दिन आपका टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाए तब आपको अप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिस्ट अभी भी कंटिन्यू है। अब क्या बचा है लिस्ट में? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये केवल कहां मिलेगा? दिल्ली में। मतलब ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जिस जगह बिजनेस कर रहे हो ना, जिस लोकल लिमिट में, उस लोकल अथॉरिटी से भी कुछ लाइसेंस लेने पड़ते। नगर निगम का लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस, नाम सुना है आपने कभी? कभी किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में भी गए होंगे ना, तो उसके रिसेप्शन पर एक फोटो जरूर लगी हुई होगी, तस्वीर, स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूर हो रखा होगा। आप कितने ही छोटे फॉर्म में बिजनेस कर लो, जिस लोकल अथॉरिटी की लिमिट में कर रहे हो, इंदौर नगर पालिका निगम के, यहां उनसे तो परमिशन ले लो बिजनेस करने का, तो उनका लाइसेंस होता है। तो दिल्ली में अगर कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी कहां खोली है आपने? दिल्ली में, तो आपको पहले दिन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। यह है स्पाइस प्लस। इतनी सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर मिल जाएंगी। पर मैं आपको सही बात बताऊं, ये फॉर्म एक नहीं है, ये 2 फॉर्म हैं, एक स्पाइस प्लस और दूसरा अजाइल प्रो। पहले नाम था अजाइल, फिर बोला अजाइल प्रो, फिर बोला अजाइल प्रो एस, अभी लाएंगे थोड़े दिन में अजाइल प्रो मैक्स। ठीक है, ये जितने भी मैंने नाम आपको आज पढ़ाए ना,
ये सारे अजाइल के थ्रू मिलते हैं। तो स्पाइस के थ्रू क्या मिलता है? नेम इनकॉर्पोरेशन, नेम इनकॉर्पोरेशन, डिन, पेन और टेन, ये सारा है स्पाइस प्लस। और बाकी है जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, प्रोफेशनल टैक्स, बैंक अकाउंट एंड शॉप इन एस्टेब्लिशमेंट, ये सब किसके थ्रू मिल रहे हैं? यस। तो फॉर्म एक नहीं, एक्चुअली फॉर्म दो है, स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो एस। ये क्या करते हैं अजाइल, फिर अजाइल प्रो, तो एक्चुअली ना अजाइल ही था नाम उसका, फिर थोड़े दिन बाद बोला कि नहीं बैंक अकाउंट भी इससे खुलवा देंगे, तो नाम बदल दिया अजाइल प्रो। अच्छा, क्या नाम नहीं बदलते तो बैंक अकाउंट खुलने से मना कर देता क्या? नहीं, पर नहीं बताना है ना मिनिस्ट्री को, तो सरकार को कि देखो हम काम कर रहे हैं सर, तो नाम बदला अजाइल प्रो। फिर क्या हुआ? अब होता क्या है कि जीएसटी नंबर जब लेते हैं ना, तो जो एप्लीकेंट है, लाइक प्रोपराइटरशिप फर्म है तो प्रोपराइटर, कंपनी है तो कोई डायरेक्टर, पार्टनरशिप है तो कोई पार्टनर, उनका आधार वेरीफाई होता है। आधार ओटीपी याद है आपको? इस समय इस देश का सबसे ज्वलंत मैटर है, आधार नंबर पे ओटीपी आएगा। आधार जिस मोबाइल से कनेक्टेड है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और आधार पेन से कनेक्टेड है, और पेन गैस सिलेंडर से कनेक्टेड है, और गैस सिलेंडर क्या पता आपके जूते चप्पलों किस किस से कनेक्टेड है। ये मोदी जी 5-7 साल और रहेगा ना प्राइम मिनिस्टर, तो ये नहीं लिया कि कोई मंदी से जूते चप्पल भी चोरी नहीं होंगे, जब तक ओटीपी नहीं डालोगे जूते चप्पल भी नहीं पहन सकते। बचा क्या है आधार से कनेक्ट करने का? सब तो आधार से कनेक्टेड है। अब तो मैं कहता हूं मोदी जी एक समझदारी और करो, करना है तो शराब के ठेके पर आधार नंबर बताना कंपलसरी कर दो, और जिसके आधार नंबर पे शराब बिक रही है उसको गवर्नमेंट की सारी सब्सिडी का बेनिफिट देना बंद कर दो। जो दारू खरीद के पी पा रहा है उसको किस बात की सब्सिडी? वो तो देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। वैसे ही आधी इकोनॉमी तो इन बेवड़ों पे चल रही है। ये देखो, इन्हें है अपने आप पे गर्व है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए हम दारू ना पिए तो। कितना एक्साइज वेट सब लग रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लगता है सिगरेट्स और लिकर पर। तो बेवड़ों को तो गर्व है अपने आप पर कि इकोनॉमी चला रहे हैं हम। आधार कार्ड से कनेक्ट कर दो ना इसको भी, सब्सिडियां रोक दो इनकी सारी। तो फैमिली मेंबर के मोबाइल पे जाएगा ना फिर ओटीपी, ये थोड़ी बोलेगा कि मम्मी ओटीपी दे दो किंगफिशर खरीद रहा था, समझ गया? तो क्या हुआ फिर कि जीएसटी नंबर के टाइम पर ना आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है। अब होने क्या लगा कि इनके थ्रू जीएसटी नंबर अप्लाई हो जाता था, लेकिन फिर ओटीपी दोबारा से इनको वेरीफाई करने पड़ते थे अपार्ट फ्रॉम अजाइल। तो इन्होंने बोला कि जब अजाइल फॉर्म फाइल करोगे तभी हम आपके मोबाइल नंबर से आधार ओटीपी वेरीफाई कर देंगे। तो अजाइल को थोड़ा सा और बदल दिया, तो उस टाइम नाम कर दिया अजाइल प्रो एस। आप अजाइल को अजाइल भी रखते तो आधार ओटीपी देने से मना नहीं करता, उसके लिए तो सॉफ्टवेयर में चेंज करना है। नाम करा अजाइल, फिर बैंक अकाउंट लाए तो अजाइल प्रो, फिर जीएसटी के लिए आधार ओटीपी वेरीफाई करने उसी से लग गए तो नाम रखा अजाइल प्रो एस। अभी आएगा अब नया चेंज अजाइल प्रो एस मैक्स, ठीक है। फिर ये भी लाएंगे अजाइल प्रो 15, हर सितंबर में भी नया अजाइल प्रो लॉन्च करेंगे सरकार को दिखाने के लिए, देखो हम काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। चलिए, तो ये कल का डिस्कशन अब जाके खत्म हुआ, केवल एक लाइन, सिंगल विंडो फॉर्म से क्या क्या हो रहा है। ऑल राइट, चलिए अभी हमने इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस नहीं पढ़ी, अभी तो हम ये देख रहे थे कि आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर क्या क्या मिलता है। ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इनकॉर्पोरेशन 2 टियर प्रोसेसर है क्या, हां या ना? इनकॉर्पोरेशन 2 टियर प्रोसेसर है, हां। पहला क्या अप्रूव करवाना पड़ेगा? नाम, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा। और आप चाहें तो पार्ट ए और पार्ट बी, बोलो यार, एक साथ फाइल कर सकते हैं। ये भी पता था कल, ठीक है। अब डाउट ये है कि नाम अप्रूव कौन करता है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट अप्रूव करके कंपनी कौन बनाता है?
तो सर कौन बनाता है? ऑब्वियस है, हर कंपनी में हर काम कौन करता है? आरओसी बनाता है सर। तो आज से 3 साल पहले तक तो आरओसी बना रही थी कंपनियां, तो अब कौन बनाता है? अब क्या होता था कि आरओसी हर स्टेट में होता है, पता है आपको? तो एमपी में किसी को कंपनी बनानी, खंडवा में किसी को रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है कंपनी का, तो वो कंपनी का एमपी की है, तो ये फॉर्म किसको जाएगा नेम अप्रूवल का? एमपी आरओसी को। फिर जब वो इनकॉर्पोरेशन करेगा तो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म किसको जाएगा? पार्ट बी, एमपी आरओसी को। अब याद करो, कल मैंने एक बात कही थी कि कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग नाम से रिलेटेड कंपनी नहीं बन सकती। तो ये आरओसी क्या करते थे? आप किसी भी नाम से अप्लाई करो, रिजेक्ट, ये तो रूल के अकॉर्डिंग नाम ही नहीं है, ठीक है। फिर आप आरओसी से सेटिंग करो, सेटिंग मतलब सेटलमेंट, जान पहचान निकलवाओ, आरओसी में एजेंट ढूंढो। ये क्या पढ़ा रहे हो आप? ये किताब में नहीं लिखना कुछ भी। आरओसी से जान पहचान निकलवाओ, वहां एजेंट बैठे हुए, उनसे बोले नाम अप्रूव करवा दो, वो कहेगा 20,000 रुपए लगेंगे। आप आरओसी को 20,000 रुपए दो, फिर अप्लाई करो, आपकी बार नाम अप्रूव हो जाएगा। 5,000, 10,000, 15,000 रेट चलती थी। कितना अच्छा नाम है उसके हिसाब से रेट चलती थी। बोलियां लग रही हैं। कमीशन नहीं बोलते इसको भैयू, करप्शन बोलते हैं इसको। फिर नेम अप्रूव करवा लिया इस गरीब ने, अब इनकॉर्पोरेशन के लिए गया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में गलतियां निकाल रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बोला नहीं लाना कुछ भी, उसको बोले यार, वो बोलेगा 10,000 रुपए दे, फॉर्म जमा कराओ, अप्रूव हो जाएगा। ये सब किया है हमने। ये बात आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपके सारे आरओसी बैठ के क्या कर रहे हैं? इनको ये बात पता चल गई, तो इन्होंने आरओसी से काम छीन लिया। फिर क्या किया? वहीं खुद के पास में एक डिपार्टमेंट बना दिया, सीआरसी, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। सोच के बताओ मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंट्रलाइज्ड। पूरे इंडिया में कहीं भी कंपनी बने आएगी इनके पास, आरओसी के पास नहीं जाएगी। अब तुम खंडवा में बनाओ या चिकमंगलुरु में बनाओ, फॉर्म यहां जाएगा, कहां? सीआरसी, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाएगा, ठीक है। अब सीआरसी तो एक ही है और वहां उन्होंने बहुत लोग बिठा दिए, तो कंपनी का नेम अप्रूवल और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आरओसी नहीं करता, कौन करता है? सीआरसी करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। अब ना कंपनी आरओसी को कब हैंडओवर होती है? बनने के बाद। अब संभालो तुम, बनाएंगे हम। तो अब क्या करप्शन रुक गया? नहीं, आपको सरकार की निंजा टेक्निक समझ नहीं आई। सरकार बोल रही तुम 5-5 हजार खा रहे हो बेवकूफों, हमको दो, हम देखते हैं कैसे रेटें बढ़ाते हैं। दूसरा तुम क्यों खाओगे? हम बैठे ना ऊपर खाने के लिए, तुम कैसे खा सकते हो हमारे होते हुए? तो अब क्या होता है? कुछ नहीं होता। आरओसी का लेवल छोटा था, सीआरसी सेंट्रल लेवल का व्यक्ति बन गया। जो काम आरओसी 5-5 हजार में कर देते थे, अब उसके 25-25 हजार मांगते हैं। काम अभी भी वैसे ही हो रहा है। यह है अपना देश, पूरा कॉपरेशन पे चलता है। बहुत कॉपरेटिव लोग हैं हम, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें काम करके देंगे। वो 5,000 रुपए का 25,000 में होते हैं, क्यों? सेंट्रल के ऑफिसर हो गए ना वो। ये तो स्टेट के दिए छोटे मोटे व्यक्ति थे। सीआरसी अपॉइंट नहीं हुआ राजा आदित्य, सीआरसी एक ऑफिस का नाम है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। यहां ढेरों एम्प्लॉइज हैं, बहुत बड़ा। अरे इंडिया में कितनी कंपनियां बनती हैं, उनका टर्नओवर देखो। सीआरसी वालों का करप्शन का टर्नओवर बताऊं, एक साल में अगर
30-40 हजार कंपनियां भी बन रही हो, आप टर्नओवर देखो वहां क्या हालत होगी। और बहुत बनती है कंपनियां, 30-40 हजार नहीं, पूरे देश की कंपनियां वहीं आ रही है। बहुत बड़ा लेवल हो गया वो। अब अभी बिल्कुल होता है, सब होता है, बस ये पिछले 10 मिनट जो भी मैंने आपको पढ़ाया कहीं लिखना नहीं है कि पैसे देके नेम अप्रूव हो जाता है। आपको तो नेम अप्रूवल के रूल पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। यहां से मैंने बोला था ना प्रोसीजर बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक चीजें समझ लें। क्या स्टेप नंबर 1 यही होगी, अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल। मेरा डाउट है नेम अप्रूवल के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, स्पाइस प्लस पार्ट ए, और उस स्पाइस प्लस पार्ट ए को क्या बोलते हैं, रन रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम, नेम मतलब कंपनी का नाम, यूनिक नेम मतलब आपने ही तो कहा था नेम शुड बी यूनिक, तो ठीक है यूनिक नेम। ये रिजर्व क्या है, ये कौन सा नेम रिजर्व हो रहा है, सुनो, यूनिक नेम आप रिजर्व कर रहे हो। रिजर्व करने का मतलब क्या है, आपने बोला मेरे को किसी भी रैंडम नाम से कंपनी बनानी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बोला हाँ ये नाम अवेलेबल है, तो क्या कंपनी बन गई या नाम अप्रूव हुआ है। तो कंपनी कब बनेगी, जब आप पार्ट बी भरोगे और उसमें इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। कौन से डॉक्यूमेंट, अभी कहां पढ़े हमने, पढ़ेंगे ना, तब जाकर कंपनी बनेगी। तो मुझे यह बताओ कि नाम अप्रूव होते कंपनी बनी या नहीं बनी, नहीं बनी। कब बनेगी, जब इनकॉर्पोरेशन के लिए पार्ट बी वापस फाइल करोगे। तो मुझे बताओ कि आप कंपनी का नाम अप्रूव होते अगले दिन डॉक्यूमेंट फाइल कर दोगे, हाँ करना है तो कर दो, पर नहीं करोगे तो मैक्सिमम आपके पास 30 दिन है। किस बात के, इनकॉर्पोरेशन करवाने के। अगर 30 दिन में डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए इनकॉर्पोरेशन के, तो ये जो नाम आपको दिया था ये आपको नहीं बचेगा, कोई और अप्लाई करेगा तो हम उसको दे सकते हैं। इस वजह से वर्ड क्या यूज हुआ, रिजर्व। ये नाम कुछ दिनों के लिए आपके पास है, ये नाम कुछ दिनों के लिए ही आपके पास है। ठीक है, कहां लिखा है सर ऐसा, देखो मिला रन, ठीक है। रन क्या है, यहां से पढ़ो, न्यू एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी ने इंट्रोड्यूस किया है पार्ट ऑफ स्पाइस प्लस पार्ट ए, और इस स्पाइस प्लस पार्ट ए को ही क्या बोल रहे हैं, रन। तो पहली बात, व्हाट इज रन, सिंपल एंड इजी वे टू यूज वेब सर्विस फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम या फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो या तो आपको नई कंपनी बनानी है तो रिजर्विंग द नेम, और पुरानी का नाम चेंज करना है तो भी इस फॉर्म के थ्रू ही होगा। अरे नाम चेंज भी तो हो सकते होंगे। आगे आते हैं, स्टेट सर्विसेज रिमूव द रिक्वायरमेंट टू यूज अ डिजिटल सिग्नेचर। आज की डेट में रन भरने के लिए कोई डीएससी नहीं लगती। डीएससी याद है अब तो आपको, पहले जो लोग कंपनी बनाने जाते थे ना उनको अपनी डीएससी रन के साथ में भी लगानी पड़ती थी। अब हमने बोला कि उनकी डीएससी अभी क्यों लगवा रहे हो, उसमें क्या सर्टिफिकेशन है जो तुम उसमें डीएससी लगवा रहे हो, अब खत्म कर दिया। इसीलिए बोल रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अब हमने डीएससी नहीं लगवाते उसमें, तुम फॉर्म भर दो बस। मजेदार बात, एक वर्ड आपने इग्नोर कर दिया होगा शायद, ये फॉर्म भी वेब फॉर्म है। जल्दी बताओ मतलब क्या, ऑनलाइन है, वहीं भरेगा, डाउनलोड नहीं होगा। छोटा सा 5 अमाउंट का एक फॉर्म है, पूछते हैं नाम बता, पूछते हैं कौन सी कंपनी बनानी, तो आप करो कि सेलेक्ट करो प्राइवेट बनानी है। फिर पूछेंगे लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर, तो सेलेक्ट करो लिमिटेड बाय शेयर। फिर पूछेंगे गवर्नमेंट की कंपनी का, तो आप बोलोगे नहीं नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अपनी तो नॉन गवर्नमेंट ही होती है। फिर फाइनली पूछेंगे कि बताओ ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, और फिर पूछेंगे बताओ क्या नाम चाहते हो। डाउट यह है नाम चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों पूछा, क्योंकि नाम कभी भी ऑब्जेक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। नाम रख रहे हो एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और ऑब्जेक्ट लिख रहे हो कि हम तो
सर्विसेज देंगे तो क्या नाम गलत हो गया? हाँ, नाम में जब मैन्युफैक्चरिंग है तो काम सर्विस का कैसे कर सकते हो? इसलिए रन के फॉर्म में आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? अपना ऑब्जेक्ट, किस काम को करोगे आप। तो रन फॉर्म एक वेब बेस्ड फॉर्म है। ये पार्ट ए है स्पाइस प्लस का। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो तो। क्या ये ऑलरेडी खत्म हो चुका मैटर? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कल डिस्कस हुआ था, ये पढ़ के देखो। नहीं, कंपनी इंडिया में बना रहा है क्या? हाँ, तो कोई भी बनाए इंडिया में कंपनी, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू बनेगी इधर सीआरसी से। यार कमॉन, पॉइंट नंबर 2 समझ नहीं आ रहा आपको? कल ही तो बताया था, आप पार्ट ए अलग से भी भर सकते हो और पार्ट ए और पार्ट बी साथ में भी फाइल कर सकते हो। पक्का? ठीक है। मैं फिर पूछ रहा हूं, नाम क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से ये नाम मैच नहीं होना चाहिए। अब आप उसके रूल भी समझ लो। एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम से भी ये नाम नहीं होना चाहिए और इस नाम का किसी के पास ट्रेडमार्क भी नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज है तो आपको ये नाम नहीं मिलेगा। देखो मैं बताता हूं, सपोज करो लोटस नाम से कोई कंपनी नहीं है। अब मैं चला गया लोटस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो पता चला कि इंदौर की एक कंपनी है, उसके पास लोटस नाम का ट्रेडमार्क है। लोटस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, वो लोटस नाम से कंपनी है क्या? नहीं, कंपनी तो किसी और ही नाम से, लोटस नाम का तो उनका बिजनेस है, ट्रेडमार्क है। तो आपको लोटस नाम से कंपनी नहीं बनाने देंगे। रीजन, क्योंकि उस नाम से किसी के पास तो 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। ना तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम होना चाहिए, ना ही एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम होना चाहिए, ना ही इस नाम से कोई ट्रेडमार्क होना चाहिए। हाँ, नाम राइटिंग में भी सेम नहीं होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन में भी सेम नहीं होना चाहिए। हम तो कल से ये कंपनी बनाएंगे, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, नहीं बन सकती। लिखने में भी सेम नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। इसके रूल्स हैं बहुत सारे, आपको इतना डिटेल रूल पढ़ा नहीं रहे, बट हाँ बहुत सारे रूल्स हैं नेम को लेकर, नहीं होना चाहिए। तो 3 चीजें तो बहुत बेसिक है, एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एलएलपी और ट्रेडमार्क। हम डाउट है सर, पता पड़ा वो ट्रेडमार्क मेरे ही पास है, तो नहीं बनाने दोगे? बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे? मेरे पास ही ट्रेडमार्क है सर वो। यार एक व्यक्ति है इंदौर में, रमेश का डोसा नाम से दुकान चलाता है, बहुत फेमस है उसके डोसे। उसकी दुकान का नाम है रमेश का डोसा। साउथ इंडियन है, मद्रासी है, बहुत सारी जगह दुकानें खुल रखी है उसने इंदौर में। अब उसके पास उस रमेश का डोसा नाम का ट्रेडमार्क है, रमेश का डोसा, उसने ट्रेडमार्क ले रखा है उसका। अब ये प्रोपराइटर है, अब कल से इसको यही नाम से कंपनी बनानी हो, रमेश का डोसा प्राइवेट लिमिटेड, तो अप्लाई करने जाएगा, उसको बोलेंगे इस नाम से ट्रेडमार्क है, तो ये हंसेगा, बोले मेरे पास ही है, मेरे को तो बना लेने दो सालों, मेरे से क्या प्रॉब्लम, मेरा ही तो है। तो बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे? बनाने देंगे ना, हमको क्या प्रॉब्लम है? हमने तो इसलिए रोका था कि तुम्हारे नाम से कोई और नहीं चलाए, तुम ही चला रहे हो, चला लो। अरे क्या मुकेश अंबानी को तो रिलायंस नाम से नई कंपनी नहीं बनाने दोगे? वो तो बनाएगा ना, उसने तो 200 कंपनियां बनाने की रिलायंस नाम से। रिलायंस नाम से कोई एक कंपनी है क्या? नहीं।
तो जब पहले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई थी तो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस जियो लिमिटेड नाम से दूसरी कंपनी कैसे बनानी थी? रिलायंस वालों ने लिख के दिया कि भैया हमारी है, इसको बना लेने दो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर आपका नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता है और आपको उसी नाम से कंपनी बनानी है, तो आप उस कंपनी से क्या लेके लगा दो? ये क्या होती है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या लिख कर देगा वो? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने लेटर हेड पे लिख कर दे दे कि रिलायंस जियो लिमिटेड नाम से कंपनी बना लेने दो, हमारी है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो क्या वो बना लेने देंगे? हाँ। वैसे ही अगर आपके पास रमेश का डोसा नाम का ट्रेडमार्क है और आप बनाना चाहते हो रमेश का डोसा साउथ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, तो रमेश का डोसा वाला व्यक्ति उस रन फॉर्म के साथ में क्या लगा दे? अपनी एनओसी के दे दो इनको ये नाम, हमको कोई आपका आपत्ति नहीं है, मेरा ही ट्रेडमार्क है, मैं अलाउ कर रहा हूं। तो रन के साथ कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? अटैच। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो कुछ समझ में आता है क्या? How do I apply for a name if the proposed name include the name of a trademark? पढ़ो। अगर proposed name include a reference of a registered trademark, then the user must ensure कि उसने attach कर दी है consent of the owner or applicant for registration of the trademark along with the KYC details. मैं बताता हूं ये along with KYC detail क्यों लिखने लगे। रमेश का डोसा साउथ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाने में ही चला गया। अब पता है मैंने क्या किया? खुद ने ही एक लेटर निकाला, उस पर लिख दिया कि मैं हूं रमेश का डोसा वाले ट्रेडमार्क का ऑनर और मेरे को इस रमेश का डोसा नाम से कंपनी बनाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मैंने ही साइन कर डाले। अब रमेश का डोसा वाले रमेश अंकल को तो पता भी नहीं कि मैं उनके नाम के साइन कर रहा हूं, उनके नाम की एनओसी लगा दी मैंने। अरे आप इंडिया में हो, लोगों ने खूब कांड किए ऐसे, ट्रेडमार्क की एनओसी लगा दी। किसने? किसी अलते भलते व्यक्ति ने, वो ओनर को तो पता भी नहीं इसने एनओसी लगा दी। तो ये बोलने लगे कि सुन, वो ओनर का पैन कार्ड ला और उस पैन कार्ड पे साइन करवा के ला, तब मानेंगे कि ओनर ने तेरे को बोला है एनओसी देने के लिए। तो ट्रेडमार्क ऑनर की क्या लगेगी? एनओसी। अलॉन्ग विद उस ट्रेडमार्क ऑनर की क्या लगेगी? केवाईसी डिटेल, जिस पर उसके क्या करवाना? सिग्नेचर। ठीक। और अगर ये ट्रेडमार्क किसी कंपनी के नाम पर है तो एनओसी कौन से फॉर्म में लगानी पड़ेगी? बोर्ड रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, किसी रमेश का डोसा नाम का ट्रेडमार्क किसी कंपनी के पास हो तो एनओसी कंपनी देगी या रमेश अंकल देंगे? कंपनी देगी। तो कंपनी एनओसी कैसे लिख कर देगी? बोर्ड मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करके देगी कि वी रिजॉल्व दैट वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद द नेम ऑफ दिस कंपनी। तो अगर एनओसी और ट्रेडमार्क ऑनर कौन है? कोई कंपनी, तो रन के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? बोर्ड। एनओसी कौन से फॉर्म में होगी? बोर्ड रेजोल्यूशन के फॉर्म में होगी। तो आज का डिस्कशन यही खत्म कर रहे हैं। डिस्कशन अभी कौन से मुद्दे पर आ गया है? स्टेप नंबर 1, क्या अप्रूव करवाओ? नेम। उसके लिए क्या भरना है? स्पाइस प्लस पार्ट ए, दैट इज नॉन एज रन। अभी चलेगा ये सब। आप तो बताओ समझ में आ रहा है ना? इसको लास्ट दिन, जिस दिन पूरी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करवा दूंगा, तब कंक्लूड करेंगे कि अल्टीमेटली हमने इतने दिन किया क्या था। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।